सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। अभी तक आपने 9 मॉड्यूल का प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया है। दिनांक 1 दिसंबर 2020 से मॉड्यूल नंबर 10, मॉड्यूल नंबर 11 और मॉड्यूल नंबर 12 आपके दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे और आपको 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य इन तीनों प्रशिक्षण को कंप्लीट करना है। साथियों, मॉड्यूल को अपलोड होने से पहले हम एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानेंगे आखिर मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र क्या है, किस तरह के प्रश्न इस मॉड्यूल में आएंगे। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल को आने से पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमारे आएंगे। यह वीडियो सभी राज्यों के लिए विशेष है, तो साथियों वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिए हुए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। सबसे प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे? नंबर 1 सूती वस्त्र, नंबर 2 पॉलिस्टर, नंबर 3 रेयन और नंबर 4 रेशम। तो प्रोटीन से जो बने रेशे होते हैं वे हमारे रेशम के होते हैं, तो इसका आंसर हमारा रेशम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया गया है? तो साथियों, भारत में स्कूली शिक्षा के जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर होता है, यानी कि कक्षा 6, 7, 8, वहां पर विज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में शुरू कर दिया जाता है। प्राथमिक आपका भाषा के साथ ही उसको सिखाया जाता है, विज्ञान को हमारा परिवेश के रूप में उसे सिखाया जाता है। तो वहां पर ये अलग विषय शास्त्र नहीं होता, लेकिन आपका उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 में ये आपका अलग विषय होता है। तो इसका आंसर उच्च प्राथमिक आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियां मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। यानी आपको बच्चों को महसूस कराना है कि सभी ध्वनियां जो है मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं होती, यानी मनुष्य उनको नहीं सुन सकता। आपकी राय में इनमें सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या होगी? रोल प्ले, स्थानीय दौरा, परियोजना, प्रश्नोत्तरी। तो साथियों, रोल प्ले से तो हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ध्वनियां ऐसी होती है जो मनुष्य बहुत ज्यादा आवृत्ति की होती हैं, तो उन्हें बच्चों को हम रोल प्ले में नहीं करा सकते। स्थानीय दौरे से भी नहीं हमें पता चलने का, इससे भी हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन परियोजना बनाने से हमें बच्चों को इसका अनुभव करा सकते हैं। प्रश्नोत्तरी से भी नहीं काम चलेगा, तो इसका आंसर आपका परियोजना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों का डेटा हमें संग्रह करना है। कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। यानी गुलाब को तो उसने पेड़ बता दिया और सुनहरे सेब को उसने झाड़ी बता दिया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? तो इसे हम देखेंगे। इसमें कौन कौन सी दक्षताएं दी हुई है? विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकेंगे। शिक्षार्थियों पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम हो सकेंगे। यानी कि शिक्षार्थियों को हमें यह बताना है, उनका वर्गीकरण सिखाना है बच्चों को कि कौन से शाख होते हैं, कौन से झाड़ी होते हैं, कौन से पौधे होते हैं। तो इसका आंसर आपका 4th सही होगा कि शिक्षार्थियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर, यानी किस तरह का पौधा है वो, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत करने में वे सक्षम होंगे। तो इसका आंसर आपका 4th सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए, यानी ध्वनि की उत्पन्न करने के जो विभिन्न तरीके होते हैं उनका परिचय आपको बच्चों को कराना है। पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक से क्या करने की सलाह देंगे? यानी आपकी क्लास की बराबर वाले शिक्षक जो हैं विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का मौका दे रहे हैं, वे क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी छात्र अशांत हों, आप नहीं चाहते, तो उस शिक्षक को आप क्या सलाह देंगे? विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधि घर पर करने के लिए कहेंगे? ये तो सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। यानी आप अपने पड़ोसी शिक्षक से कह सकते हैं कि आप इनको गतिविधि कराने के लिए मैदान में ले जाएं, जिससे कि इनकी गतिविधि भी हो जाए और हमारी कक्षा भी डिस्टर्ब ना हो। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से न बोलने कहें। यह भी गलत है, ऐसी गतिविधि से बचें। तो इसका आंसर आपका सही यही होगा, विद्यार्थियों को गतिविधि कराने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या गतिविधि है? प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। यानी प्याज को काटकर उन्होंने पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। यानी ये जल जो है आपका धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। क्या क्या इसके कारण दिए हुए हैं? अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये तो सेम ही ऑप्शन दिए हुए हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी दो ऑप्शन हमारे सेम है। अम्ल, तो इसका आंसर आपका यही होगा, अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्योंकि अम्ल की खास बात यही होती है, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो आपको प्याज को काटकर पानी में मिला रहे हैं, तो उसमें आप यही सिखा रहे हैं कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। यानी मीरा दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए करेंगे? यानी कि समावेशी कक्षा की आपने ट्रेनिंग भी की है, तो उसका आपको समावेश करना है। तो आपको क्या क्या कर सकते हैं? कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करें। बिल्कुल करेंगे। तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाएंगे। बिल्कुल सही है, दृष्टिबाधित है। एक अन्य छात्र को यह बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, यह भी सही है। यानी सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण आप मीरा के लिए करेंगे। तो इसका आंसर आपका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। यानी आप एक बच्चे को बुलाते हैं कि किसी पदार्थ को देते हैं कि इसको पानी में डाल दीजिए। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करेंगे? यानी वो नीचे पहुंच गया तो छात्र क्या बताएंगे? घोल संतृप्त हो गया। यानी कि आपने पहले घोलते रहे, जब घोलते रहे वो घुलता रहा, लेकिन जब वो नीचे बैठने लगा तो इसका मतलब क्या है? घोल संतृप्त हो गया। हम छात्रों से यही अपेक्षा करेंगे, उनको यही बताएंगे, जब किसी विलयन में कोई पदार्थ को डालते हैं, डालने के बाद वो घुलता है, घुलते रहता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो घुलना बंद हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो यानी कि छात्र कहेंगे कि घोल आपका संतृप्त हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्नावली में आपके ये प्रश्न हुए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। यानी क्या क्या कोशिश कर रहा है? यानी छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों का स्केच बनाना है, उसे रंगना है, चित्र लेने हैं और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया गया। तो क्या अवधारणाओं पे निर्माण की कोशिश कर रहे हैं शिक्षक? देखिए, केवल शाक के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में, पौधों की वृत्तियों की विविधता और केवल पौधों के बारे में। तो इसका आंसर होगा पौधों की वृत्तियों की विविधता के बारे में आप प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 10 क्वेश्चन,
शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर और धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रहण करने के लिए गतिविधि में शामिल करते हैं। यानी उनको क्या करना है बच्चों को, अपनी लंबाई के आधार पर हर्बल उद्यान में चले गए, ऊंचाई के पौधों के तुलनात्मक लंबाई के बारे में नाप के लेके आना है और धागे का उपयोग करते हुए पौधे की तने की सतह को छूते हुए मोटाई नापकर डेटा का संग्रहण करना है। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, कौन से गुजरेंगे कौशल देखते हैं। सबसे पहले लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप, निम्नलिखित में से विकल्प चुनें। केवल 3 सही है। नेक्स्ट आपका केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 3 सही है। तो इसमें आपके 1 भी सही है, लंबाई का तुलनात्मक माप भी कर रहे हैं, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन भी कर रहे हैं और धागा और स्केल का उपयोग करके सटीक में माप भी कर रहे हैं। तो इसके तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही होगा। तो साथियों, इस तरह से इस प्रश्नावली में 10 प्रश्न थे। इसी तरह के प्रश्न आपके मॉड्यूल में होंगे। आप ध्यान से मॉड्यूल को कीजिए। उससे पहले मैंने आपका एक तरह से रिवीजन करा दिया है, जिससे कि आपको मॉड्यूल को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।